तो हेलो बच्चों, आपका इंतजार खत्म हुआ और फिर से आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि जैसा अभी तक मैंने क्या बता चुका आपको भाई कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है, रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और साथ में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, साथ में हम लोगों ने बैलेंसिंग को सीखा। ठीक है, बैलेंसिंग जो होता है वो जो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, और लास्ट में मैंने बताया था कि क्या क्या अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, अब उनके रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज। तो चलिए ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पे जाकर क्लिक कीजिए, आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैंने जो बताया था, सबसे पहला जो रिएक्शन था वो मेरा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और कैसे है। कॉम्बिनेशन नाम से ही लग रहा है दो चीजों का कंबाइन होना। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, और कंबाइन मतलब दो चीजों। और यहाँ रिएक्शन की बात हो रहा है, मतलब कोई फार्मूला, कोई मॉलिक्यूल को दो ही मॉलिक्यूल, दो एलिमेंट मिलकर जब कोई एक मॉलिक्यूल बनाए उसको बोले कंबाइन होना। अब यहां पे देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। Those reaction in which two or more substance, those reaction वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, कंबाइन कर कोई एक सब्सटेंस बनाते हो, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक, ऐसा नहीं दो कर रहा है, दो या दो से अधिक जब सब्सटेंस मिलकर आपको एक, जब कोई एक सब्सटेंस या एक कुछ देते हो, क्या रखिएगा, एक सब्सटेंस देते हो, तो उसको बोला जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नाम से ही आपको सब कुछ समझ आता होगा। कॉम्बिनेशन में मतलब जैसे ए, कोई मान लीजिए केमिकल का नाम है ए, दूसरे केमिकल का नाम है मान लीजिए बी, फॉर्मूला है, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, ए बी। तो ये क्या हुआ, ए और बी के मिलने से क्या हुआ, ए बी बना, और यही आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है वाटर। आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने से बनना है वाटर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब हाइड्रोजन है दो, ऑक्सीजन है एक, यहाँ ऑक्सीजन दो है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ दो है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो कर देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन दो हो गया तो हाइड्रोजन यहाँ दो लगा देते हैं, तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। ठीक है, और ये है बैलेंसिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो बैलेंसिंग को पढ़ने के लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर क्लिक कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब जब दो चीजों जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बना, तो दो, एक ये वाला सब्सटेंस, एक ये वाला सब्सटेंस, ये दो सब्सटेंस के मिलने से क्या बना, कोई एक सब्सटेंस बना। और यही दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलने से कोई एक सब्सटेंस जब बनते हैं ना, उसे ही कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सा है। ठीक है, तो दो ऐसा कोई देखिए, उसमें बस एक ही देखिए ऐसा, उसको बोलिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को तो पढ़ लिए, अब आगे टाइप्स के रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने के बाद उसी तरह से एक उसका एकदम उल्टा, जस्ट उल्टा ही होता है डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में कंबाइन होता है, डिकम्पोजिशन में टूटता है। डिकम्पोज होना, टूटना, बिखरना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन तो आपको समझ आ गया, जब दो चीजें मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। वैसे डिकम्पोजिशन कोई कंपाउंड होता है, टूट कर दो या दो से अधिक कंपाउंड में जब टूट जाते हैं या सब्सटेंस में टूटती हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये तीन तरह के पढ़ेंगे आप, एक पढ़ेंगे थर्मल, एक पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोलिटिक, और दूसरा फोटोलिटिक। ठीक है, ये तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहता है डेफिनेशन, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट, कह रहा है कोई कंपाउंड क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, मतलब टूट जाए। कह रहा है किसी भी रिएक्शन में कंपाउंड क्या हो जाए, टूट जाए, कंपाउंड क्या हो जाए, टूट जाए, स्प्लिट अप टू इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस। मतलब भाई टूटेगा तो कोई उसके सिंपलर, कोई टूट रहा है अगर सब्सटेंस, उसके ही कंपाउंड बनेगा ना, उससे रिलेटेड ही कोई कंपाउंड बनेगा। अगर वाटर टूट रहा है, स्टोर टूट रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही बनने के ज्यादातर चांसेस है ना। तो वही कह रहा, उसके सिंपलर सब्सटेंस में आर नोन एज कंपोजिशन रिएक्शन। मतलब कोई भी कंपाउंड टूटकर सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हो, दो या दो से अधिक भी टूट सकते हैं, तो उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देखिए, ये ए बी था,
ठीक है। ए बी क्या हो गया, अपने सिंपलर सब्सटेंस में टूट गया, ए और प्लस बी में टूट गया। अब ऐसा तो ना ए बी था सी में टूट गया, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा रहे जो क्या है उसमें पहले से उपस्थित रहे, पहले से प्रेजेंस रहे उसका उसमें। ध्यान जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं। ये सब लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही सब इंटर में बताया नहीं जाता, सिर्फ बोल दिया जाता है और आपको टीचर बोलते चले जाएंगे, आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये केमिकल का नाम क्या है, केमिकल का नाम तो कंफर्म लिखिए। मैं अभी लास्ट में जैसे ही खत्म हो जाएगा तो मैं केमिकल का नाम कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइमस्टोन। ये क्या होता है, जैसे इसको कैल्शियम कार्बोनेट पे हीट देते हैं ना, हीट करते हैं ना, ये डिकम्पोज हो जाता है लाइमस्टोन, लाइम में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें टूट जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई एक कंपाउंड जब हीट या किसी भी मेथड से डिकम्पोज टूट जाए दो या दो से अधिक कंपाउंड में, उसको बोला जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके तीन पढ़ेंगे आप, एक तो हीट थर्मल जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलिटिक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा किसी चीज को तोड़ा जाए, तीसरा फोटोलिटिक या लाइट के द्वारा जैसे तोड़ा जाए जैसे। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं वो कौन कौन से रिएक्शन है जो इनसे होंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए आपको थर्मल डिकम्पोजिशन समझ आया भाई। डिकम्पोजिशन सिंपल सा होता है, जब कोई एक कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूट जाते हैं उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल से आपको याद आना चाहिए हीट का। ठीक है, तो जिसको अगर किसी भी कंपाउंड को अगर हीट के द्वारा तोड़ा जा सके, याद रखिएगा, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर हीट ज्यादा दे दिया जाए और वो अपने सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाए, उसको बोला जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट के द्वारा कराया जाए, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। उसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ध्यान दीजिए, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है आपका, ध्यान दीजिए इसका क्या नाम है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जैसे ही हीट दिया गया तो वो अपने सिंपलर सब्सटेंस पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया। इसका नाम कैसे बोलेंगे ये देखने वाली बात है। यहाँ पे क्या लिखा है, के, और के का क्या होता है, पोटेशियम का सिंबल होता है। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन होता है ना, सीएच जैसा होता है, क्लोरीन का होता है, इसलिए इसको बोला जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। सिंपल सा ऐसे याद करना हो तो ऐसे याद कर सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, सिंपल सा नाम। ये ऑक्सीजन, तो जब इसको हीट दिया गया, इसकी एनर्जी को इतना ज्यादा दे दिया गया, इसको इसकी इंटरनल एनर्जी से इतना ज्यादा हीट दे दिया गया कि ये स्प्लिट हो गया, टूट गया, रिएक्शन कर गया, और ये टूटा किसमें, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को बोला जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हीट के द्वारा तोड़ा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुझे लगता है आपको थर्मल डिकम्पोजिशन तो समझ आ गया, जब हीट या एनर्जी से ऐसे तोड़ा जाता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। जैसे थर्मल होता है ना, जैसे इसमें हीट की आवश्यकता होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक इंस्टेंट जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है ना, इसमें वॉट एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराती है, और उसके कारण कोई कंपाउंड जब टूट जाता है ना तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान, यहाँ पे डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा, एन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इज ए टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोलिटिक जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो एक तरह का डिकम्पोजिशन, एक टाइप होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें इन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन, जिसमें मतलब कि उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको मतलब उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, डिकम्पोज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिसको प्रोवाइड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो किस फॉर्म में आए, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में मिले। तो कोई भी ऐसी एनर्जी जिसको तोड़ने के लिए हर किसी को हीट के द्वारा ही नहीं तोड़ा जाता। क्या होता है, क्योंकि जैसे ही आप उसमें तोड़ते हो ना, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज तोड़ रहे हो, वाटर को तोड़ रहे हो, तो वाटर को अगर हीट से तोड़ोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, वाटर उससे पहले ही बॉयल होकर निकल जाएगा, अपना स्टेट ही बदल लेगा। तो उसको इतनी ज्यादा एनर्जी और कम पीरियड के लिए चाहिए। ठीक है, तो उस समय चाहिए उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे NaCl को, तो NaCl ऐसे नहीं मिलेगा आपको, NaCl को तोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर उसमें आप वाटर में क्या करते हैं, हीट दे देते हैं, इसको हीट करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो हीट जैसे करेगा तो इसके पानी जो वाटर इसको उसे घोले रहेंगे किसी वाटर सोल्यूशन में, तो वो क्या हो जाएगा, खुद ही क्या हो जाएगा, इवापोरेट होकर वो अपना वेपर बना लेगा। लेकिन जबकि इसको क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी डाल देंगे, आयंस बदल लेंगे और आसानी से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हर चीजों को हीट के द्वारा ही डिकम्पोज किया जा सकता है।
तो कुछ को इलेक्ट्रिसिटी के जरिए भी किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्योंकि वो सर्टेन एनर्जी देती है, चीजों को आयनाइज करती है, और आयन तोड़ने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। और जैसे एग्जांपल में दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na मतलब सोडियम क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड जैसे क्या होता है, जैसे इसको हीट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाता है तो ये Na+Cl2 में टूट जाता है। वैसे तो ये कॉमन सॉल्ट हुआ सोडियम क्लोराइड, तो अगर इसका कॉमन सॉल्ट का जो ना बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है, लेकिन वाटर में घोले रहेंगे तो कैसे इसको करेंगे, तो ये वाटर क्या हो जाएगा, तुरंत निकल जाएगा और फिर से आपको सॉल्ट मिल जाएगा, है कि नहीं भाई। अब थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा है तभी आपको उसमें दिखाई देगा, वरना वो दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन आपको समझ आ गया होगा, डिकम्पोजिशन में आपको थर्मल समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रोलिटिक वाला समझ आ गया होगा, ये लास्ट उसका टाइप है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए इसको समझिएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो जैसे ध्यान रखिएगा, अ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन कह रहा है। एक फोटोलिटिक जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होता है, जिसमें इन विच द रिएक्टेंट मैंने बताया था, जो रिएक्शन करते हो, रिएक्शन करने मतलब इधर जो पार्ट में रहते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, उधर जो में रहते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो जो क्या करते हो, विच रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन, जो रिएक्टेंट को मतलब ये जो वो टूट जाए, लेकिन कैसे, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम फोटोन, ठीक है। इसके जरिए जब एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को जब एब्जॉर्ब करता है, याद रखिएगा, जब ये एनर्जी को मतलब लाइट के एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करती है तो ये ऑक्सीजन, ये क्या है, ओजोन है, क्या है, ओजोन, O3 है। और यही ओजोन जब फोटोन को एब्जॉर्ब करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करती है, तो यही लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद किसमें टूट जाती है, ऑक्सीजन, और वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, O2 के वन मॉलिक्यूल पूरा कंप्लीट। और ये एक ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, ये फ्री नहीं रहता है। अगर मान लो इसकी संख्या और बढ़ा दी जाती है, यहाँ पे मान लीजिए 3 लग गया था, तो ये 2 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर इसको हम 2 कर देते हैं, ठीक है, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 टूट जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और ये भी तब 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 ऐसे नहीं रहेगा, ये O2 के रूप में घूमने लगेंगे, तो वहां से आपको मिल जाएगा, या किसी और रूप में घूम सकते हैं, या किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकते हैं। तो ये होता कब है, तो ये जनरली जब क्या होता है, ओजोन परत ऊपर होता है ना भाई, अब उस पर लाइट आती है, लाइट के पड़ने से ही क्या होता है, ऐसे डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो यही आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद फोटोलिटिक, समझ आ गया। चलिए, तो मुझे लगता है आपको इतना तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए उस पर चलते हैं, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ध्यान। चलिए समझिए इंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को, याद रखिएगा रिएक्टेंट मैंने बताया था, रिएक्शन से पहले जो होता है वो रिएक्टेंट, जो रिएक्शन करते हो, और आफ्टर जो आपको मिलता है वो प्रोडक्ट। तो याद रखिए किसी रिएक्टेंट को जिसकी हीट की आवश्यकता होती है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, उस तरह के जो रिएक्शन होते हैं ना उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे समझो बात को, जैसे कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसको होने के लिए एक एनर्जी चाहिए बाहर से। जैसे हम कर रहे हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होता है, अब मेल्ट होने के लिए उसको एक्सटर्नल हीट चाहिए। अगर बर्फ को पिघलाना है तो उसको हीट चाहिए, अगर उसको ठंड मिलेगी तो वो क्या होगा, आइस पिघलेगा नहीं। तो उस रिएक्शन को होने के लिए आपको क्या करना है, एक्सटर्नल कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब बाहर से हीट दी जाए, किसी भी रिएक्शन में बाहर से हीट दी जाए और उससे कोई रिएक्शन होता हो तो उस रिएक्शन को बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर से समझ लीजिए कि जिसमें बाहर से हीट आती हो, समझ रहे बात को। जैसे आप जानते हो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, उसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता ही है। तो ये सब में जब हीट आती है सन की, तो हीट आती है ना, सन की एक लाइट आती है ना, वो एक तरह से एक्सटर्नल एनर्जी है, ठीक है। तो वहां से एक्सटर्नल एनर्जी जैसे है तब ये रिएक्शन संभव हुआ। तो जब बाहर की एनर्जी से कोई भी रिएक्शन होता हो तो उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है इन विच द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब द हीट, इसमें क्या करता है, रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड हीट एनर्जी सराउंडिंग, कहां से, अपने सराउंडिंग से, एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, और क्या बनाता है, प्रोडक्ट। तो जो कोई भी रिएक्शन दौरान जब रिएक्टेंट अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करे और प्रोडक्ट बनाता हो तो उसको बोलते हैं क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस और कैल्शियम कार्बोनेट, अभी मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं ना,
तो हीट कर रहे हो तो ये एक तरह से क्या हुआ, बाहर की ही एनर्जी हुई। तो हीट करना एक तरह से बाहर की एनर्जी हुई। इस दौरान जो इसमें से एनर्जी निकला ना, इसमें एनर्जी गया, सॉरी जो इसमें एनर्जी गया ना, इसके कारण कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना। और यही क्या होता है, प्रोडक्ट जो बना है किसी हीट के आने से, उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप इसका देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक में हीट आता है, एक्सोथर्मिक में हीट जाता है, एकदम उल्टा होगा। तो वही चलिए देखते हैं, इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको इंडोथर्मिक रिएक्शन समझ आ गया। इंडोथर्मिक में रिएक्शन में क्या होता है, हीट आता है। वह एक्सोथर्मिक में हीट जाता है। एक्सो मतलब निकलना, इंडो मतलब कि आना, या तो इन करते हैं तो जैसे याद करिए, इन करते हैं तो हीट आ रही है, एक्सो मतलब एक्स मतलब जाना, मतलब कि उसमें हीट जा रही है, ऐसे याद करो। ठीक है, तो यहां देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन। हाँ ये भाई एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। क्या कहता है, दैट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। किसके रूप में, हीट और लाइट के रूप में इसमें एनर्जी निकलती है। जैसे ध्यान दो, कैसे क्या कर रहा है, रिएक्टेंट आपको क्या होता है, जब ये रिएक्टेंट टूटता है ना, किसी और प्रोडक्ट को बनाता है ना, उसमें प्रोडक्ट के साथ क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मेथेन गैस बहुत ही खतरनाक गैस है ना, तो मेथेन गैस जैसे ही आपके ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, उसके संपर्क में उसके आता है ना, तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर निकालता है, साथ में बहुत ज्यादा हीट। इसलिए जो मेथेन गैस होता है ना, मेथेन बायोगैस बनते हैं ना, तो जो आता है ये इसको बायो, ध्यान दे। और साथ में ग्लूकोज, ग्लूकोज एक तरह का क्या है, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज भी एक तरह का क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कह रहा है जब शरीर जैसे आते हैं ना, ग्लूकोज रहता है, तो ग्लूकोज जब क्या होता है, हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं, तो यही ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज साथ रिएक्शन करता है, और हमारे शरीर से क्या निकलता है, गैस कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर शरीर में बनता ही है। साथ में हमारे लिए क्या जरूरी है, एनर्जी। जो हम काम करते हैं वो एनर्जी बनाता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो यही क्या हुआ, हीट निकला ना, इस दौरान रिएक्शन के दौरान हीट क्या हुआ, एनर्जी क्या हुआ, निकला। और ये एनर्जी निकलता है, हीट निकलता है, तो वही क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो नाम से ही लगता है कि डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, और मोशन में आप पढ़ चुके होंगे, डिस्प्लेस मतलब अपने पोजीशन से कितना ज्यादा हट जाना। तो वही यहां पे भी हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में असल में कोई एक कंपाउंड या कोई एक एलिमेंट, किसी कंपाउंड का एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को हटा दे, या कोई दूसरा एलिमेंट किसी कंपाउंड में से आकर उसको हटा दे, ऐसा कुछ हो। मतलब तो जब डिस्प्लेस किया जाए, किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया जाए, तो वो रिएक्शन होगा, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, कह रहा है एक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट किसी अनदर एलिमेंट की जगह ले लेता हो किसी कंपाउंड में, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई ए बी कंपाउंड था, सी कोई एक एलिमेंट था या कंपाउंड था, वो बी तरह से। ठीक है, अब यहां देखिएगा ए बी, जो ए और बी था ना, ये ए वाला मान लीजिए, ए वाला जो था लेस रिएक्टिव था। कैसा था, लेस रिएक्टिव। किसके मुकाबले, ये इसके मुकाबले हायर था, ये बहुत हायर रिएक्टिव था। ठीक है, सी बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, ए बहुत ही लेस रिएक्टिव था। इसलिए सी ने क्या किया, ए को डिस्प्लेस कर दिया, ए को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और बना क्या लिया, ए के साथ जुड़कर क्या बना, यहाँ पे ए को डिस्प्लेस कर दिया और खुद ही बीसी बन गया। तो ऐसा रिएक्शन, जैसे इसमें देखिएगा कॉपर सल्फेट, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर है और ये है सल्फेट, तो बन गया कॉपर सल्फेट। तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट जो रहेगा इसमें, कि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव देन जिंक। ठीक है, जिंक क्या है, बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव है, किसके मुकाबले, कॉपर से। तो कॉपर को वो करेगा क्या, डिस्प्लेस, और बना लेगा जिंक सल्फेट, और यहाँ कॉपर अचारा अकेला हो जाएगा। तो इस तरह के जो रिएक्शन होंगे जिसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपको अगर पता करना है कि भाई कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वो बना चुका हूं, मैं समझा चुका हूं, फर्स्ट पार्ट नहीं समझा चुका था, तो आप उसको जाकर पहले देखिए। और अगर आपको देखना है तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर क्लिक कीजिए। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता तो इस चार्ट को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। चलिए चार्ट को देखिएगा।
तो यहां आपको चार्ट में समझ आ गया होगा कि क्या दिखा रहा होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि जैसे ऊपर से नीचे जैसे जाते रहेंगे, ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और ऐसे नीचे जाते रहेंगे तो वो लेस रिएक्टिव होता रहेगा। तो इसको ही बोलते हैं। और याद रखिएगा, जब ऊपर वाला मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट नीचे वाले लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, हटा दे किसी भी कंपाउंड में से, तो वो याद रखिएगा उसी रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। एकदम सेम रहता है लेकिन वहां पे दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। चलिए देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे कि आपने अभी देख लिया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो रिएक्टिव सीरीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट में भी होता है, लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट एक दूसरे को ऐसे डिस्प्लेस करते हैं, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पे दो एलिमेंट होंगे इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं डेफिनेशन में, those reaction in which two compound react by exchange of ion, मतलब कि रिएक्शन करते हो अपने आयंस के बदले में, फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। दो कंपाउंड रिएक्शन करके कोई दो अनदर कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको बोला जाएगा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा कैसे, जैसे ए बी और सी डी, मान लीजिए ए बी मोर रिएक्टिव रहा होगा और डी उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल, वो भी मोर रिएक्टिव होगा, ए बहुत रिएक्टिव, बी बहुत रिएक्टिव, तो ए कहा होगा ये, और ये सी वाला लेस रिएक्टिव, बी वाला लेस रिएक्टिव, तो ए और डी कहे भाई हम दोनों ही बहुत मजबूत हैं, तो हम दोनों एक साथ आ जाते हैं और बी सी को भगा देते हैं। तो वैसे ही ए और डी बहुत रिएक्टिव होने का एडी बना लिया और सी एक साथ जुड़ गया। वैसे ही AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर है और Ag में बोलते हैं सिल्वर को, और नाइट्रेट होता है NO3 को। ठीक है, तो AgNO3 जो सिल्वर नाइट्रेट है वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, तो सोडियम मोर रिएक्टिव था और सिल्वर और नाइट्रेट भी रिएक्टिव था, तो वो एक दूसरे से जुड़कर सिल्वर नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट बना लिए और इधर सोडियम क्लोराइड अलग हो गया। ठीक है, तो बस वही, बस आयन भी क्या होते हैं इसमें चेंज हो जाते हैं, इसके आयन उसके पास, उसके आयन इसके पास, और ये भी डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज पे, जो मैंने अभी ग्राफ में दिखाया था। तो आपको मुझे लगता है यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। बाकी के जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आ जाएंगे, तो मुझे ज्यादा फॉलो कीजिएगा, मेरे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रहे, और जाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कीजिए।